इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात पिछले 45 मिनट से लगातार चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, योगी कैबिनेट में जितिन प्रसाद को जगह मिल सकती है। 2 दिन पहले ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा ए.के. शर्मा को भी योगी कैबिनेट में जगह मिलनी तय है। खबर है कि ए.के. शर्मा को बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर और ए.के. शर्मा को भूमिहार चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, ए.के. शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह मिलनी तो तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। आपके पास और क्या जानकारी? जी हाँ, जैसा कि हम लोग पहले से लगातार इस बात को कर रहे हैं कि आगे यूपी में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार में स्पेसिफिक नामों को लेकर एक भी बैठक नहीं हुई है, वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन पार्टी की रणनीति में जो चर्चाएं चल रही है उसमें इसके हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि ए.के. शर्मा का तय है मंत्री बनना। और दूसरी चीज कि जितिन प्रसाद भी हमारे लिए बेहतर विकल्प हैं ब्राह्मण चेहरे के तौर पे, वो विकल्प जो कि लगातार ब्राह्मण फैक्टर को लेकर हमला कर रहा था। और जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि परशुराम जयंती को राजकीय अवकाश, परशुराम जयंती भूमिहार के संदर्भ में नहीं बल्कि ब्राह्मण के संदर्भ में राजकीय अवकाश की बात कही जा रही थी, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण का ही एक सेक्ट है। और उस स्थिति में खुद जितिन प्रसाद ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ से न सिर्फ ये मांग की थी, बल्कि बहुत सारे विधायकों को भी ये कहा था, ब्राह्मण विधायकों को, कि आपको ये आवाज उठानी चाहिए। विधानसभा में ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है, इस बात को लेकर सभी दलों के ब्राह्मण विधायक ये आवाज उठाएं। ऐसी चीज जितिन प्रसाद लगातार कहते रहे। और अगर वो व्यक्ति योगी मंत्रिमंडल में जगह पाता है तो जाहिर तौर पे बीजेपी की रणनीति के लिहाज से, ब्राह्मण फैक्टर के पॉलिटिक्स के लिहाज से, योगी आदित्यनाथ के लिहाज से बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है। उसमें पार्टी के सोर्स ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो भी एक प्रमुख दावेदार होंगे। हालांकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में नामों के मुहर को लेकर अभी एक भी बैठक नहीं हुई है, ना ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई तारीख अभी तय की गई है। ये तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जो संभावित है। जी मीनाक्षी। रुचि, यानी एक बात तो तय है कि जो डिप्टी सीएम पहले से हैं उनकी जगह कोई नहीं लेने वाला है। जितिन प्रसाद हो चाहे ए.के. शर्मा हो, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। जी हाँ, देखिए ए.के. शर्मा के बारे में तो जब से वो आए हैं, बीजेपी ने उन्हें एमएलसी बनाया है, तभी से चर्चा है। पहले कहा जा रहा था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है, जैसा देवेंद्र भी बता रहे हैं, कि उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मंत्रिमंडल में उनको महत्वपूर्ण पद मिल सकता है, जिससे वो पार्टी की छवि, पार्टी का काम, सरकार का काम ज़्यादा बेहतर कर सके। जहाँ तक जितिन प्रसाद की बात है, क्योंकि वो अभी पार्टी में आए हैं, पूरा जो योगी मंत्रिमंडल है उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो 60 मंत्री हो सकते हैं, और इस समय 43 मंत्री हैं, 42 मंत्री हैं। पहले 45 थे, अब 3 की कोरोना से मौत हो चुकी है, 42 मंत्री बचे हैं। इन 42 मंत्रियों में अभी जो फिगर जो अभी आप देखेंगे तो ब्राह्मण मंत्री 9 हैं। तो ऐसे में जितिन प्रसाद को बीजेपी लाई है, बड़ी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की का निशाना राहुल गांधी, गांधी परिवार था, कि जो इतने नज़दीकी थे गांधी परिवार के, वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। अब उनको किस तरह की जगह यहाँ पे दी जाती है, एमएलसी की भी सीट्स यहाँ पे खाली हो रही हैं 5 तारीख को 4, तो उसमें उनको एडजस्ट किया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। कई तरह की अटकलें हैं। कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को मंत्री पद दे सकती है योगी सरकार, लेकिन जैसा देवेंद्र ने बताया कि अभी नाम तय नहीं हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये भी अभी तय नहीं है। मीनाक्षी, लेकिन एक बात तो देवेंद्र ये तय है कि जितिन प्रसाद को बीजेपी में लेकर आना, ये बीजेपी का एक अच्छा कदम माना जा सकता है, राजनीतिक तौर पर भी, अपने विरोधियों के को उनकी जगह दिखाने के तौर पर भी। हाँ, और इसमें लेकिन सबसे बड़ी भूमिका, जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था, कि जितिन प्रसाद वो चेहरा थे जो कि ब्राह्मण फैक्टर को लेकर लगातार बहुत ज्यादा मुखर थे योगी आदित्यनाथ को, और पिछले 1.5 सालों में उन्होंने इस हमले को और ज्यादा तेज किया था और बाकायदा एक सूची जारी की थी कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, किसके साथ, और उसमें सब नाम देकर अलग अलग इलाकों का पूरा ब्यौरा देकर उन्होंने सूची जारी की थी। उसके बाद ये बताया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में वो घूमेंगे, हालांकि बाद में वो घूम नहीं पाए, उन्होंने बहुत सारी कुछ वर्चुअल मीटिंग जरूर की थी। तो
ऐसे परिप्रेक्ष्य में जो कि इस तरह का हमलावर व्यक्ति हो ब्राह्मण फैक्टर को लेकर, और बीजेपी के लिए वो एक कंसर्न है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं और प्रदेश की जो राजनीति है उसमें उनकी अहम भूमिका रहती है। बिहार से उलट मामला है उत्तर प्रदेश का। बिहार में आप देखें तो सवर्ण वोट इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। ब्राह्मणों के बारे में शुरू से ये बात कही जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स है उससे वो नाराज हैं। जो आरोप लगाया जाता था कि वो ठाकुरवाद की पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, इन सारी पृष्ठभूमि में जितिन प्रसाद ने इस मौके को दोनों हाथ से लपटा था और लगातार इस बात को लेकर वो हमलावर थे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि चाहे परशुराम जयंती की बात वो कर रहे थे, विधायकों से बात कर रहे थे, सूची जारी कर रहे थे, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जाहिर तौर पर बीजेपी को एक अच्छा कैच मिला। हालांकि ये कैच लोकसभा चुनाव के समय भी आने को तैयार था, लेकिन वो उस समय बात पूरी तरीके से बन नहीं पाई, इसलिए अब लाया गया। और अब लाया गया है विधान परिषद आगे होना है, उससे ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार आगे होना है, उससे ठीक पहले तो जाहिर तौर पे उसमें ऐसा माना जा रहा है, पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो निश्चित तौर पे जितिन प्रसाद भी एक प्रमुख दावेदार रहेंगे हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स के अंतर्गत। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसी चीज की। ऐसा नहीं है कि जितिन प्रसाद का पूरे स्टेट में कोई असर हो। आप देखें तो पिछला विधानसभा चुनाव वो हारे हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव वो हारे हुए हैं। बावजूद इसके क्योंकि ब्राह्मणों की आवाज बन रहे थे वो, तो वो चेहरा अगर योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल में खड़ा होगा तो जाहिर तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो आरोप वैसे ही कुंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ज्यादा इससे बड़ा किरकिरी समझती है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई भूमिका बीजेपी देखती नहीं है भी नहीं कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा भूमिका। तो वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर यह भूमिका देख रही है कि देखो गांधी परिवार के करीबी कैसे हमारे पास आ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी कोरोना काल में ही आरोप लगा रहे हैं और कोरोना काल में उनके लोग हमारे पास। ना सिर्फ देवेंद्र बीजेपी के पास आ रहे हैं, बल्कि आते ही मंत्रिमंडल में जगह मिलने भी तय नजर आती है। आनंद, अगर हम ए.के. शर्मा की बात करें, भूमिहार चेहरा है, बड़े चेहरा है, बेहतरीन काम के लिए अपना जाने जाते हैं और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बात देवेंद्र भी कह रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल में आना राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए, जाहिर तौर पे एक कड़ी का काम वो जरूर करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और वो फीडबैक लगातार जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने लंबा काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी हैं, और ऐसे में वो अगर मंत्री बनते हैं तो जाहिर तौर पे उनका कद भी बढ़ेगा। और ऐसे में एक ये मैसेज भी जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या फिर आला कमान का एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जिसकी नज़र में सब लोग हैं। यानी कि जो भी कोई काम करेगा उसको ये डर रहेगा कि हमने कुछ गलत किया तो जाहिर तौर पर सीधी बात पहुँच जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और आला कमान के पास। तो ऐसे में उनको मंत्री बनाने का एक सीधा फायदा ये होगा कि उनका जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस रहा है उनको उसको इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। और जब 6 से 8 महीने चुनाव बचे हो तो ऐसे में अगर वो कोई रणनीति बनाते हैं तो जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो टाइम लिमिट के अंदर अपनी रणनीति बनाते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे में समय कम है और ए.के. शर्मा को अगर आप मंत्री बना के उनको आप कोई जिम्मेदारी देते हैं, भले ही इकोनॉमी कुछ रिफॉर्म करना हो या डेवलपमेंटल कुछ प्रोजेक्ट की बात हो या फिर चुनाव से संबंधित हो, जाहिर तौर पर टाइम बाउंड समय में वो जरूर उसमें रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स में होता भी है, उनको समय दिया जाता है कि आपको इस समय में हमको ये रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे अगर ऐसा शख्स अगर मंत्री बनता है और उसको अहम जिम्मेदारी दी जाती है तो जाहिर तौर पर पार्टी का भी फायदा होगा, योगी आदित्यनाथ का भी फायदा होगा। और जो एक बात कही जा रही है कि लगातार लोगों के अंदर एक डर भी रहेगा कि आप मनमानी नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि यह जनता ही सर्वोपरि है, लिहाजा जनता के उलट जनता के खिलाफ आपने कुछ कदम उठाया तो जाहिर तौर पर आपकी सीधी पहुंच, इस बात की सीधी पहुंच केंद्र सरकार तक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक होगी। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा फायदा होगा बीजेपी को और आने वाले चुनाव में जो 2022 में होने वाले हैं। जी देवेंद्र, मीटिंग को 45 मिनट से ऊपर लगातार चलते हुए हो गया है। कुछ सोर्सेस आपके जानकारी दे पा रहे हैं क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, मीटिंग और कितनी देर तक चलेगी? देखिए, ये उम्मीद करना मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेमानी है। अगर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दोनों बैठक कर रहे हैं, बैठक में सिर्फ यही 2 लोग हों और बैठक चलने के दरमियान अगर ये उम्मीद की जाए कि क्या बातचीत हो रही है वो बाहर निकल जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा विचित्र होगा। और जो चीज जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन सारे पहलुओं पे, उन सारे मसलों पे ही बातचीत हो रही होगी और तकरीबन 1 घंटे के समय की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बैठक चलनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा चलती है तो फिर वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने और कौन कौन सी चीज पूछी होगी आदित्यनाथ से, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना जो फीडबैक का सिस्टम है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरी चीज की उनकी आप किसी भी बैठक को देख लें तो उसमें जो वो सवाल पूछते हैं वो बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं, प्रशंसा करते हैं तो उसी हिसाब से करते हैं, और अगर कोई चीज उनको जानना होता है तो बहुत माइन्यूट क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उनका ऑब्जर्वेशन बहुत ही अलग तरीके का होता है। और वहां पे योगी आदित्यनाथ के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा कि जब वो वहां से बाहर निकलें
तो किस प्रकार से पीएम को पूरे तरीके से संतुष्ट करके बाहर निकले अपने कामकाज को लेकर। और दूसरी चीज की जाए तो इस बैठक में भी पीएम उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे सरकार की एक बड़ी चिंता है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लें या यूपी सरकार की बात कर लें, कि ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर आए। अगर वो तीसरी लहर आती है तो फिर दूसरी लहर जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरी लहर जैसी स्थिति कैसे नहीं होगी, तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की है, किस प्रकार से सिस्टम काम करेगा, क्या क्या कुछ कर चुके हैं, आगे का प्लान क्या है, इन सारे पहलुओं पे ज्यादा फोकस रहेगा। क्योंकि ऐसे देखने में ये आपको लगेगा कि एक सरकारी काम है, लेकिन एक्चुअली ये राजनीति तय करते हैं। ऐसे माहौल में, विषम परिस्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य, इस माहौल में अगर कोई सरकार अच्छा काम करती दिखती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव में उसका कितना फायदा होगा। और अगर कोई सरकार इस समय खराब काम करती दिखती है तो जाहिर तौर पे पिछले 4 सालों में जो कुछ भी आपने अच्छा किया होगा वो एक झटके में धूल धूसरित हो जाएगा। तो इन सारी चिंताओं के बीच ही ये सारी बातचीत हो रही होगी। स्पेसिफिक बता पाना तो अभी बहुत मुश्किल है। जी रुचि, उधर उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर क्या क्या हलचल है, क्योंकि ये मीटिंग इतनी क्रूशियल मीटिंग है। अमित शाह से कल मुलाकात हुई, उसके बाद आज प्रधानमंत्री से तकरीबन 50 मिनट से ऊपर का समय हो गया है, मुलाकात जारी है। फिर जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। क्या संगठनात्मक परिवर्तन भी नजर आएंगे? देखिए, लखनऊ में पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा हलचल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत तरह की खबरें चल रही हैं बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। योगी आदित्यनाथ के केंद्र में बीजेपी के नेता हैं, उनसे किस तरह के रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री से कैसे रिश्ते हैं, बहुत तरह की अटकलों का दौर यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी हो सकता है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है, कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह के अटकलें यहाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन कब ये विस्तार होगा, कब कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये तय होगा, ये किसी को पता नहीं है। इंतजार है लोगों का। ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं और जब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर ली, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर दी, तो एक तरह से आगे की किस तरह की सरकार चलेगी ये तय हो गया है। कैसे वो चुनाव में उतरेगी, क्या क्या करना है उसको, किस तरह से छवि सुधारनी है और मंत्रिमंडल विस्तार में क्या क्या होना है, इस तरह का यहाँ पे चर्चा है कि जब योगी इन तीनों से मिले हैं तो जल्दी ही यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार देखा जा सकता है। मीनाक्षी जी। देवेंद्र, अब एक बड़ा वाजिब सा सवाल खड़ा होता है कि एके शर्मा का आना, जितिन प्रसाद का आना, मंत्रिमंडल में जगह देना, उनका चेहरा इतना बड़ा पहले से ही बताया जा रहा है, तो ऐसे में क्या ये बाकी जो 2 डेप्यूटी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, क्या उनको कुछ हद तक असहज कर सकता है? क्या उनके पद पर कोई आंच आ सकती है? आपके इस सवाल का जवाब देने के साथ मीनाक्षी, पहले मैं ये बताऊं कि जो आप संगठन को लेके पूछ रही हैं बार बार, संगठन को लेके एक जो बड़ा कंसर्न जिसे आप कह सकती हैं, वो बड़ा कंसर्न ये है कि जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, उनकी भूमिका को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का ऐसा आकलन है कि जिस मकसद से उनको बनाया गया था उस हिसाब से वो अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे, और जब अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं तो क्या चुनाव से पहले ये ठीक नहीं होगा कि उनको हटा के किसी दूसरे को बनाया जाए? कीजिए, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। सीएम और पीएम के बीच के इस मुलाकात के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।